Morning. So, now that we have to start with the subsidiary books, the previous session we talked about the basics of it. We talked about why we need to prepare subsidiary books. We talked about in what circumstances we prepare the subsidiary books. Purchase book बनाना होगा for recording purchases, sales book for recording sales. So what all transactions in which all subsidiary books? We'll discuss that. And along with that, when we are recording the transactions in purchase book, sales book, purchase return, sales return, even from there, the postings have to be done as if we are doing it from journal. जिस तरह से जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, जैसे अगर मैं कोई परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं तो उसमें मैं क्या रिकॉर्ड करता हूं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग. अब इसका पोस्टिंग क्या है? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हमें उसे पोस्ट करना होता है. वी राइट द जर्नल एंट्री एज जीपी सर. So we write the journal entry as purchase account debit to supplier account. This is the entry that we pass for the credit purchases. And how do we do the posting? We go to purchase account, and in that purchase account we write on the debit as what? To supplier. Correct? And at the same time we go to the supplier account on the credit side, and in that supplier account on the credit side we write by purchase. Right or not? तो कहा ऐसे जाता है कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को किसी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो परचेज बुक में आप परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल्स बुक में आप सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो रिकॉर्डिंग होने के बावजूद एक तो जो ट्रांजैक्शंस आप किसी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करोगे उसे आपको जर्नल में वापस रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है. हर ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही इफेक्ट दिया जाता है, एक ही जर्नल एंट्री पास की जाती है. वो या तो आप सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे या फिर जर्नल में. आप एक ही ट्रांजैक्शन को दो अलग अलग जगहों पे सेम तरह से नहीं लिख सकते हो. हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में रिकॉर्ड करना पड़े. जैसे the owner started the business bringing in cash of rupees 1 lakh and furniture of 2 lakh. अब इस केस में बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैश आ रही है. दैट ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. और क्योंकि 2 लाख रुपए का फर्नीचर आ रहा है उसके लिए हमारे पास कोई सब्सिडियरी बुक नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जर्नल में. तो एक ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स करके आपने दो अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड किया, दैट इज एक्सेप्टेबल. पर एक ही ट्रांजैक्शन के दो बार एंट्रीज आप नहीं करते हो. या तो उस ट्रांजैक्शन को आप किसी भी एक सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करोगे
या तो उसे जर्नल में रिकॉर्ड करोगे. यू डू नॉट रिकॉर्ड सिंगल ट्रांजैक्शन एट मल्टीपल प्लेसेस. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अब अगर मैंने ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होने के बावजूद उसका पोस्टिंग उसी तरह से होना चाहिए जैसे हमने परचेज का जर्नल एंट्री किया होता. क्योंकि परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये सारे ट्रांजैक्शन, ये सारे के सारे सब्सिडियरी बुक्स जो हैं, ये हमने कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं. ये हमने अकाउंटिंग रूल्स को ओवरराइड करने के लिए नहीं बनाए हैं. ये फॉलो करने के बावजूद हमारे अकाउंटिंग रूल्स एज सच एज इट इज फॉलो होने चाहिए. ऑलराइट, तो वो कैसे होंगे? लेट्स ऑब्जर्व दैट. I said all the transactions related to purchase will get recorded in the purchase book. We'll do one thing. We'll make a consolidated table. Observe it. एक समरी बना देते हैं सारे के सारे सब्सिडियरी बुक्स की. So we'll have columns as subsidiary book, type of transactions to be recorded, डेबिट पोस्टिंग एंड क्रेडिट पोस्टिंग. क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने वाले हैं, एक डेबिट इफेक्ट और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट. तो आपके परचेज बुक में से डेबिट क्रेडिट इफेक्ट क्या होंगे, आपके सेल्स बुक में से डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट क्या होंगे? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दैट. राइट, सब्सिडियरी बुक. Transaction. What kind of transactions do you record in the given subsidiary book? Debit posting and credit posting. राइट. पहला, परचेज बुक. इफ आई इन अ बिजनेस आई एम प्रिपेयरिंग अ परचेज बुक, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. क्यों क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स? जहां तक कैश परचेज की बात है उसके लिए हमारे पास कैश बुक है. जहां तक असेट परचेज की बात है, दैट कैन नॉट कम ऑन इन आवर परचेज बुक बिकॉज परचेज बीइंग अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड अ रेवेन्यू एक्सपेंस, वेयर एज अमाउंट स्पेंट ऑन असेट्स इज अ कैपिटल एक्सपेंस. इसीलिए परचेज बुक में हम लोग या तो असेट परचेज या तो कैश परचेसेस को नहीं लाते हैं. इज इट पॉइंट राइट? अब मेरे परचेज ट्रांजैक्शन के हिसाब से, परचेज की जर्नल एंट्री के हिसाब से मेरी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज को डेबिट और सप्लायर को क्रेडिट. तो उसी तरह से यहां से भी पोस्टिंग इफेक्ट होने चाहिए. सो डेबिट पोस्टिंग विल बी व्हाट? टोटल ऑफ परचेज बुक टू परचेज अकाउंट पीरियोडिकली. मतलब हम लोग एक पीरियड तय कर लेंगे विच कैन बी वीकली, विच कैन बी फोर्टनाइटली, विच कैन बी मंथली, एनी ऑफ द पीरियड दैट वी हैव डिसाइडेड.
उस पीरियड के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड हुए हैं उसकी टोटल दी जाएगी, और उस टोटल को हम लोग पोस्ट करेंगे टू द परचेज अकाउंट ऑन टू द डेबिट साइड। और हम लोग क्या लिखेंगे? टू ट्रेड पेएबल। वाई ट्रेड पेएबल? क्योंकि आपके क्रेडिटर्स से आपने ये परचेस किया है या नहीं, तो आपके ट्रेड से रिलेटेड है और उसके अगेंस्ट अमाउंट पेएबल है, इसीलिए हम लोग कहते हैं उसको टू ट्रेड पेएबल। इज इट पॉइंट राइट? क्रेडिटर technically is also called as trade payable and debtors are called as trade receivables. क्रेडिट पोस्टिंग क्या होगी? जो भी ट्रांजैक्शन हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किए हैं, मतलब हर क्रेडिटर को उसका क्रेडिट इफेक्ट भी देना पड़ेगा या नहीं? सो क्रेडिट पोस्टिंग विल बी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। to respective supplier account, to respective supplier account। तो परचेज बुक में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं वो हमारे क्रेडिट पे परचेज है, मतलब सप्लायर को क्रेडिट होना चाहिए, और क्योंकि सप्लायर को क्रेडिट होना चाहिए तो परचेज बुक में से हर ट्रांजैक्शन को हम लोग अलग अलग उठा के पोस्ट करेंगे। कहां? टू द क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव सप्लायर अकाउंट। एम आई राइट? ऑब्जर्व इट। सपोज फॉर्मेट क्या होता है परचेज बुक का? वो कुछ ऐसा, मैंने इस तरह से एक परचेज बुक बनाया, जिसमें कॉलम्स आते हैं डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। प्राइमरीली जो कॉलम आते हैं हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। सो वी हैव द कॉलम्स एज डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सारे सब्सिडियरी बुक्स का कैश बुक छोड़ के यही फॉर्मेट रहेगा। जहां तक बात है सेल्स बुक की, वहां इनवॉइस नंबर की जगह हम लोग बिल नंबर लिखते हैं। जहां तक बात है सेल्स रिटर्न बुक की, वहां हम लोग क्रेडिट नोट नंबर लिखते हैं। जब हम लोग परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वहां हम लोग डेबिट नोट नंबर लिखते हैं। ऑलराइट? तो I have recorded the various transactions in my purchase book sequentially, date wise. ऐसे मैंने अलग अलग, let's say this is my purchase from A, B, C, D, E. These are the various purchases that I am doing. Let's say यहाँ पर E की जगह वापस से C है, right? यहाँ पे 5,000 रुपये की परचेस ए से हुई थी, यहाँ पे 10,000 रुपये की परचेस बी से हुई थी, यहाँ पे 12,000 की परचेस सी से हुई थी, फिर 18,000 की परचेस डी से हुई थी, फिर सी से हमने परचेस किए लेट से 25,000 रुपये के। तो इस तरह से हमने अलग अलग परचेसेस किए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। 25, 30, 30 और 30, 60 और 71,000। सो 70,000 इज माई टोटल परचेस। अब मैं क्या करूंगा? मैं मेरे बुक्स में 4 सप्लायर के अकाउंट बनाऊंगा। 4 क्यों? सी 2 बार आया है। सो आई बी प्रिपेयरिंग A's account, B's account, C's account, D's account, and along with that I'll also prepare purchase account. तो मैं क्या करूंगा? A, B, C, D के क्रेडिट साइड में जाऊंगा। These all transactions will be posted to credit of रिस्पेक्टिव अकाउंट। मतलब ए बी सी डी के क्रेडिट साइड में जाऊंगा और वहां पे लिखूंगा क्या? बाय परचेसेस, और वही रिस्पेक्टिव अकाउंट, और वही टोटल विल बी पोस्टेड टू व्हाट? डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन दिस समरी।
टोटल ऑफ परचेज बुक टू परचेज अकाउंट पीरियोडिकली, मतलब वो 70,000 रुपए डायरेक्टली परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट में अलग अलग लिखने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, सारे के सारे हैं तो क्रेडिट परचेज ही ना। तो आप परचेज अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट में अगर डायरेक्टली लिख दोगे टू सप्लायर्स, टू ट्रेड पेएबल्स, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, व्हाटसोएवर यू वांट टू, अल्टीमेट इफेक्ट तो डेबिट वाला वही रहेगा ना। आप ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लिखो या एक साथ मिला के लिखो। डेबिट करना था, डेबिट हो गया सर, पर डेबिट तो अलग, सॉरी परचेज तो अलग अलग दिन पे हुए, तो उसी मंथ के तो मैं पोस्टिंग कर रहा हूं ना, राइट, या उसी वीक के पोस्टिंग कर रहा हूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक बार उस वीक की पोस्टिंग होगी, वापस अगले वीक में इस वीक वाला टोटल इंक्लूड नहीं होगा। एक बार ये 70,000 की टोटल हो गई तो अगले पीरियड में ये 70,000 रुपए इंक्लूड नहीं होगा। आर यू एबल टू गेट इट? ऑन टॉप ऑफ दैट, जो सप्लायर अकाउंट, अब सी के अकाउंट में मैं 2 बार अलग अलग पोस्टिंग करूंगा। 18,000 रुपए अलग से, सॉरी 12,000 रुपए अलग से पोस्ट करूंगा, 25,000 रुपए अलग से पोस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि हर इनवॉइस का क्रेडिट पीरियड ये अलग अलग होता है। मैंने पहला जो 12,000 को परचेज किया, मान लो 10 अप्रैल को परचेज किया है, तो उसके लिए क्रेडिट पीरियड 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। वेयरएज मैं जो 25,000 रुपए का परचेज कर रहा हूं, वो मान लो मैंने 28 अप्रैल को किया है, तो उसका क्रेडिट पीरियड तो 28 अप्रैल से ही स्टार्ट होना चाहिए ना। आर यू एबल टू गेट इट? तो इसीलिए जब भी मैं सप्लायर के अकाउंट में कोई भी पोस्टिंग करूंगा तो हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग पोस्ट करूंगा। चाहे मैं एक ही सप्लायर से 10 बार भी अगर परचेस कर रहा हूं, तो उस सप्लायर के अकाउंट में मुझे एंट्रीज को 10 बार अलग अलग लिखना होगा। सर एक ही दिन पे 2 बार परचेस किया था तो उसको कंबाइन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो 2 अलग अलग इनवॉइस के अगेंस्ट आया था या नहीं। एंड देयरफॉर यू कैन नॉट कंबाइन द अमाउंट्स पेएबल टू द सप्लायर। जब आप सप्लायर को क्रेडिट कर रहे हो तब आपको अलग अलग पोस्टिंग करना जरूरी है। वेयर एज जब परचेज अकाउंट की बारी आएगी, वहां मुझे अलग अलग पोस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। देयर आई विल बी यूजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज बुक, क्योंकि सारे मिला के हैं तो परचेसेस ही ना। And that's why the total of purchase book will be posted to the debit of the purchase account. Is the base concept clear? कि सब्सिडियरी बुक आखिर कैसे बनाते हैं और उसके पीछे का पर्पस क्या होता है। कल हम लोग, परसों हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, उस समय पे हमने ये डिस्कस किया था कि सब्सिडियरी बुक आखिर बना क्यों रहे। कन्वीनियंस के लिए, डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए, यू ब्रिंग इन मोर सिस्टमेटिक वे ऑफ राइटिंग इट। वेयर एज आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, आखिर सब्सिडियरी बुक बनाने कैसे। व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन विच सब्सिडियरी बुक्स। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट, अगर मैं सेल्स बुक बना रहा हूं, इन माई सेल्स बुक आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। वापस कहानी बनती है क्रेडिट सेल्स क्यों? सिंपल सी बात है, कैश सेल्स के लिए आपके पास कैश बुक है या नहीं। और जब कभी भी गुड्स सेल करोगे मतलब वो आपका रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हो गया, रूटीन ट्रांजैक्शन हो गया, इसीलिए दैट विल कम इनटू योर सेल्स बुक। हाउ विल आई डू द पोस्टिंग ऑफ माई सेल्स बुक? डेबिट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगर मैं क्रेडिट पे गुड्स बेच रहा हूं तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिट पे अगर कस्टमर को गुड्स मैंने बेचे तो व्हाट विल बी द एंट्री इन माय बुक्स? वो इंसान को हम लोग कस्टमर कहते हैं। हाँ, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर। तो इसका मतलब जो कुछ भी हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं उसका कस्टमर को डेबिट होना चाहिए और सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए नहीं। तो हाउ विल आई डू द पोस्टिंग? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन टू रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट। हर कस्टमर को हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग डेबिट जाएगा, राइट। एंड सेल्स अकाउंट को अलग अलग पोस्टिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं। सो विल सिंपली डू व्हाट?
total of sales book periodically to sales account. Is it point right? परचेज बुक का एग्जैक्टली उल्टा इज द पोस्टिंग इफेक्ट. परचेज बुक के केस में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था, सप्लायर को क्रेडिट हो रहा था. सेल्स बुक के केस में कस्टमर को डेबिट होगा और सेल्स को क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होना चाहिए? सेल्स इज अवर इनकम. रूल क्या है? डेबिट ऑल खर्चाज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. करेक्ट है? नेक्स्ट, अब जरूरी नहीं है कि जितने गुड्स हमने बेचे वो सारे के सारे कस्टमर ने रख लिए, जितने गुड्स हमने खरीदे उतने सारे के सारे हमें रखने ही पड़ेंगे. हो सकता है कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल जाए, हो सकता है कुछ गुड्स की वजह से कुछ गुड्स हमने ऑर्डर ही नहीं किए थे, हो सकता है कि कुछ गुड्स एक्सेस आ गए, आपने ऑर्डर किए थे पर एक्सेस आ गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सैंपल कुछ और दिखाया गया था, आपको गुड्स कुछ और आ गए. So if these are the kind of reasons, in such case, it may so happen that you return the goods or not. And when you are returning the goods back to your suppliers, that is called as purchase return. And when your customer is returning the goods back to you, it is called as sales return. Alright? So for that, we prepare the purchase return book. दिख रहा है ना? Purchase return or return outward. Now when I am preparing the purchase return और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि आप गुड्स वापस भेज रहे हो, सो इट्स अ रिटर्न. एंड ये गुड्स भेज रहे हो मतलब गुड्स आर गोइंग आउट और नॉट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड. यही अगर आपका कस्टमर आपको गुड्स वापस भेज रहा होता तो उसे हम लोग कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि गुड्स परचेज नहीं, रिटर्न के तौर पे वापस आ रहे हैं और वो अंदर आ रहे हैं नहीं. दैट्स व्हाई दोज सेल्स रिटर्न्स आर कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न्स आर कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड. What do you record in this? Return of goods purchased on credit. क्यों ओनली परचेज्ड ऑन क्रेडिट? जहां तक कैश परचेज की बात है उसके अगेंस्ट कैश वापस मिलती है, तो इसलिए वो वाले ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड नहीं होंगे. ऑलराइट? अब परचेज रिटर्न हुआ मतलब सप्लायर इज द रिसीवर और नॉट, सो सप्लायर नीड टू बी डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न अकाउंट नीड टू बी credited because it is reduction in your expense. करेक्ट? जब एक्सपेंस बढ़ रहा था तो आपने एक्सपेंस को डेबिट किया था, अब एक्सपेंस कम हो रहा है या नहीं, तो आपको एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा. करेक्ट? टू रिस्पेक्टिव सप्लायर अकाउंट और टोटल on periodic basis. To what? Return outward account or purchase return account. Do you get that? This is about the परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक. फॉर्मेट कैसे बनाते हैं समझ में आ गया? पोस्टिंग क्यों कर रहे हैं वो समझा, पोस्टिंग कैसे करनी है वो समझ में आ रहा है. पॉइंट बाय पॉइंट
हाँ या ना? The next one, that is sales return or return inward. Sales return or return inward. What do you record? Return of goods sold on credit. परचेज रिटर्न बुक में परचेज्ड ऑन क्रेडिट अगर वापस जा रहे हैं तो, सेल्स रिटर्न बुक में सेल किए हुए अगर वापस आ रहे हैं क्रेडिट पे, व्हाट विल बी द पोस्टिंग इफेक्ट? टोटल ऑन पीरियोडिक बेसिस टू what? Sales return or return inward account. Correct है? And individual transactions to respective customer account, because each customer is the giver of benefit or not, है ना? इसीलिए जो ट्रांजैक्शन हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो कस्टमर को क्रेडिट करनी है और सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करनी है. इज इट पॉइंट राइट? द नेक्स्ट वन, that is cash book. What do you record in cash book? All cash and bank related transactions come in your cash book. All cash or bank transactions are recorded in your cash book, including cash discount. Debit side में we record what? Receipts, deposits या discount allowed, क्योंकि कैश बुक को हम लोग को अकाउंट फॉर्म में बनाना होता है, क्योंकि हमारे पास कैश के कंटिन्यूअस रिसीट्स भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस पेमेंट्स भी हो सकते हैं. इसलिए कैश बुक बनाते समय हम लोग उसे डिवीजन पार्ट में स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बनाते हैं, उसे हम लोग अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं. तो कैश बुक के डेबिट साइड में आता है रिसीट्स, बैंक में किए गए डिपॉजिट्स, अलाउ किया गया डिस्काउंट. वेयर एज क्रेडिट साइड में आता है पेमेंट्स कैश के, withdrawals from the bank और discounts received. तो यहां से पोस्टिंग कैसे होगी? आपने डेबिट साइड में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उसमें कैश या बैंक का इफेक्ट तो खत्म हो गया, तो उसका सिर्फ सेकंड इफेक्ट देना है, दैट इज टू द क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट और नॉट. और क्रेडिट साइड में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं दोज विल बी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट. सो डेबिट पोस्टिंग विल बी व्हाट? Transactions on credit individually to respective account, to the respective account. कौन से वाले? जो ट्रांजैक्शंस रिस्पेक्टिव कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुए थे, और उसी तरह से जो ट्रांजैक्शंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहे हैं टू इंडिविजुअल अकाउंट सेपरेटली. डेबिट में रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शंस रिस्पेक्टिव अकाउंट के क्रेडिट साइड में,
और क्रेडिट में रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि उसका एक इफेक्ट आपके कैश बुक में ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और अलोंग विद दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, along with this is one. Second, total of discount allowed column to discount allowed account. डेबिट साइड वाले डिस्काउंट कॉलम की टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में, और टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्रेडिट साइड वाले डिस्काउंट कॉलम की टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। इज द पॉइंट राइट? क्लियर सबके लिए? सो दैट्स इट फॉर द डे। दिस वाज अबाउट हाउ डू वी प्रिपेयर आवर सब्सिडियरी बुक्स। टुमारोज लेक्चर, आई विल बी टुडे आफ्टरनून, देयर इज नो लेक्चर. Tomorrow's lecture will be talking about how do we prepare these all subsidiary books. All right? So that's it. We'll meet. Thank you.